हेलो, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। ये आपका है एलटी फिजिक्स का सिलेबस है। आपका ये सेकंड जो टॉपिक है आपका उत्तराखंड एलटी फिजिक्स का। जो उसका फर्स्ट वाला चैप्टर है वेक्टर वाला, वो मैं करवा चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। उसके जितने भी कम्प्लीटली टॉपिक थे वो करवा दिए हैं मैंने। न्यूमेरिकल प्लस उसकी थ्योरी वगैरह सब करवा रखी है। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवा रखे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो अब जो इसका सेकंड यूनिट है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल, जो उसका फर्स्ट टॉपिक है आपका ग्रेविटेशनल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। तो वहाँ पे आज मैं ये बताऊँगी आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। तो उससे पहले मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ग्रेविटेशन और ग्रेविटी ये क्या चीज़ होती है एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता है। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है हम वो पढ़ेंगे। तो आपका ग्रेविटेशन क्या होता है। अभी हमें पता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो कोई भी फोर्स होता है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। कि हमारे यूनिवर्स में जो भी बॉडी होती है वो क्या होता है, वो अट्रैक्ट होती है किसी दूसरी बॉडी से, तो उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलता है। जो हमारा जो ग्रेविटेशन है वो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक टाइप का। ग्रेविटेशन आपका क्या है, एक फोर्स है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसमें बॉडी आपकी अट्रैक्ट होती है, टू बॉडीज़। तो अट्रैक्शन क्या होता है आपका, ये सन और अर्थ के बीच में हो सकता है अट्रैक्शन। और जैसे हम मान लो कोई अट्रैक्शन है टेबल एंड अ चेयर, अगर कोई लाइन है रूम पे रखे हुए हैं, तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं आपकी ग्रेविटेशन के। जो आपका ग्रेविटेशन है ये क्या, वीकेस्ट फोर्स ऑफ हमारा नेचर में हमारे चार फंडामेंटल फोर्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स होता है आपका, वीक फोर्स होता है, वीक फोर्स, एंड जो हमारा लास्ट वन है ग्रेविटेशनल फोर्स। जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका क्या है, चारों फोर्स में से सबसे ज़्यादा वीक फोर्स है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, आप नोट कर सकते हैं। जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स है आपका नेचर में सबसे वीकेस्ट फोर्स है। तो अब हम बात करते हैं ग्रेविटी की। ग्रेविटी क्या है, ये स्पेशल केस है ग्रेविटेशन का। अभी इसमें अगर ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन तो वही है कि यार हमने किसी बॉडी को फेंका है, वो अट्रैक्ट हो गया तो ग्रेविटेशन ही हो गया ना। हम कोई भी चीज़ देखते हैं इन अपने आसपास जनरल, जब भी देखो कोई, अगर हम मान लो कोई पत्थर है, अगर हम उसको फेंकते हैं तो क्या एक टाइम बाद तो वापस आ जाती है। तो जो आपका ग्रेविटेशन है, और ग्रेविटी में क्या है, ग्रेविटी है कि यहाँ पे आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो अर्थ के उसमें होता है। आपका अर्थ और अदर बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटी। अब है फ्री फॉल, आपने पढ़ा होगा क्या होता है। फ्री फॉल होता है कि हम कहीं टावर पे खड़े हैं या कहीं से हमने पत्थर को फेंका, एक टाइम बाद मान लो वो रिटर्न हो रहा है, या फिर हमने फ्री फॉल में किसी टॉप से किसी उसको यहाँ पे मान लो यहाँ कोई स्टोन को नीचे फेंका, जो वो फ्री फॉल ही अपने मतलब बिना किसी वेलोसिटी से, बिना रेस्ट्रिक्शन से, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी अदर फोर्सेस वर्क नहीं कर रहे हैं, ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना एयर रेजिस्टेंस है, बिना किसी डिस्टर्बेंस के अगर बॉडी गिर रही है तो उसको हम फ्री फॉल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार ये टर्म आने वाला है। इसको स्मॉल जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है, तो हमें पता है कि जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल गिर रही होती है तो क्या होता है, उसका जो वेलोसिटी है वो आपका इंक्रीज़ होते रहती है। अब गिरेगी तो यहाँ पे वो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर एक पॉइंट पे वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी उसकी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते रहती है। जिससे वेलोसिटी के कारण क्या होता है, ड्यू टू वेलोसिटी एक्सेलरेशन है डेवलपमेंट। यहाँ पे वेलोसिटी के उससे आपका एक्सेलरेशन डेवलप हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओनली टूवर्ड्स अर्थ की तरफ ही लगती है, हमेशा नीचे को डाउनवर्ड होता है अर्थ की उसमें। और जो हमारा जी है, अब क्या है, जो किस किस पे डिपेंड करता है मान लो, लेकिन जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आपका ना तो मास पे डिपेंड करता है, ना शेप पे करता है किसी की, ना साइज पे डिपेंड करता है बॉडी की, किसी चीज़ पे। हम इन सबसे इंडिपेंडेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मान लो अगर आपने किसी कोई बॉडी है एक इतना बड़ा, ये मान लो आपका सॉलिड है और ये मान लो आपका ये रेक्टेंगल शेप में है, दोनों बॉडी का शेप अलग अलग है, दोनों का मास डिफरेंट है, लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होगा दोनों में डाउनवर्ड होगा, और जो इसकी वैल्यू होगी वो आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये आपके दोनों के लिए सेम होगा, ये डिफरेंट नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है जी, आपका रोटेशन ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है।
और एल्टीट्यूड पे कि अगर अर्थ से किसी हमने इतनी हाइट पे चले गए तो तब जी की वैल्यू चेंज होती है। हम किसी डिपेंड डाउनवर्ड चले जाए अर्थ से उस पर जी की वैल्यू डिपेंड करती है। आपका साइज, शेप पे, इन सब चीज़ों पे, मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो अब हम आगे भी देखेंगे कि यार इन सब चीज़ों पे कैसे डिपेंड करता है। तो हमारा जो टॉपिक है फोर्स है, अब न्यूटन लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है। तो इसमें क्या करता है, हम एज्यूम करते हैं दो मास ले लेते हैं, एक का मास m1 एक का m2 और उनकी डिस्टेंस हो गई आपके बीच की r। जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दोनों बॉडीज़ के, वो जो होता है दोनों मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो, और डिस्टेंस होती है दोनों मास के बीच की उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के डिस्टेंस के। तो जो फोर्स हो गया आपका m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जो F इक्वल टू, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और जी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको ही हम कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ये भी आपका क्या है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, क्योंकि क्या है ये आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। अभी हम मान लो हमें जी की डेफिनेशन निकालनी है, तो कहते हैं हम सबको 1 यूनिट एज्यूम कर लेते हैं। अगर m1 f1 टू 1 की kg हो गया और जो r डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर हो गया, तो क्या हो जाएगा, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू बॉडीज विच हैव इक्वल मास ऑफ 1 kg एंड प्लेस 1 मीटर अपार्ट। तो ये आपका हो गया। और अगर सीजे सिस्टम में निकालना है तो वहाँ पे जो हम केजी को ग्राम में ले लेंगे और उसका है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर रख लेंगे। अब इसका ये आपका हो जाएगा, ऐसे हम इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। और अगर यूनिट निकालना है जी की, तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ से जी निकालना है तो यहाँ से एफ आर स्क्वायर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपॉन m1 m2। तो यहाँ से न्यूटन होता है एफ का, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसका ये यूनिट हो जाएगा। अब हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है। इम्पोर्टेंट है, डायरेक्शन आपको याद होनी चाहिए। डायमेंशन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आप वैसे भी इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको फॉर्मूला याद है तो इसके अकॉर्डिंग आप जी का वैल्यू निकाल सकते हैं। देन वैल्यू तो इसकी याद करनी पड़ेगी, इतना लंबा टाइम तो होगा नहीं कि कहाँ कैलकुलेशन करो वो सब करो। और इसके डायमेंशन पूछ सकते हो, तो डायमेंशन भी आप इसके फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। तो अगर जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर m1 m2। अब डायमेंशन निकालनी, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt माइनस 2 हो गया। और जो आर है, आर आपका डिस्टेंस है और डिस्टेंस का होता है एल, तो उसका हो गया एल स्क्वायर। और जो मास है उसकी हम डायमेंशन होती है m इंटू एम। तो एक m से m कैंसिल हो गया, तो आपकी इसकी डायमेंशन होगी m-1 l क्यूब t-2। इसकी आपकी डायमेंशन है। अब इसकी यूनिट निकालनी है, तो ऐसा यूनिट का हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और जो सीजीएस यूनिट हो जाएगी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर। और अगर वैल्यू ऑफ जी है उसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एंड देन डाइन में निकालना है सीजीएस सिस्टम में, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 6.67 इंटू 10⁻⁸ 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब जो आपका वैल्यू ऑफ जी है क्या करता है, वो डजंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ साइज ऑफ द बॉडी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू बॉडीज, दैट्स वाई जी इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी आपका क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब हर बॉडी कोई भी हो वो सब के लिए जी की वैल्यू सेम होगी। ना तो ये इसकी साइज पे डिपेंड करेगा, शेप पे, ना किस मीडियम पे है, किसी चीज़ पे आपका जी डिपेंड नहीं करता है, तभी ये आपका यूनिवर्सल है। तो ये चीज़ें याद रखना कि जी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। अब ये इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरविंग मीडियम। जो मास है वो क्या है, मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं करता, इंडिपेंडेंट है जो मास है, तभी क्या है यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो क्या क्या है, जो मास है वो मीडियम से इंडिपेंडेंट है। द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर इक्वल एंड अपोजिट एंड दे फॉर्म एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, हेंस ग्रेविटेशनल फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि अगर पूछ ले कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो न्यूटन के कौन से लॉ को फॉलो करता है,
तो आपको क्या याद रखना है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, क्योंकि जो इसमें फोर्स होता है, एक फोर्स आपका यहाँ पे एक मास m1 है, एक m2 है। अगर हम फोर्स एक मास यहाँ पे ये m2 है, अगर हम फोर्स निकालें m1 का m2 फोर्स यहाँ पे रखेगा, दूसरे का फोर्स यहाँ रखेगा, मतलब अपोजिट है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F12 इक्वल टू माइनस का F21, यह आपका हो जाएगा। मतलब ये दोनों फोर्स है क्या है, अपोजिट है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका याद रखना, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, वो भी करता है। और जो क्या है ये पॉइंट मास स्ट्रिक्टली होल्ड ओनली फॉर द पॉइंट में, पॉइंट मास के लिए वैलिड है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मास इज सेंटर फोर्स, ये आपका सेंटर फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, तो इसे हम सेंटर फोर्स कहते हैं। इस मैग्नीट्यूड डिपेंड ओनली ऑन r एंड है नो एंगुलर डिपेंडेंस, दस द ग्रेविटेशनल फोर्स स्फेरिकल सिमेट्री, यहाँ पे स्फेरिकल सिमेट्री फॉलो होती है, आर के प्रोपोर्शनल है, तो इसको सेंटर फोर्स कहता है। और क्या है ये कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी याद रखना। कंजर्वेटिव फोर्स ये भी आपके सिलेबस में है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। और क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज इज इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज, इन सबसे क्या है इंडिपेंडेंस है। तो इसमें मेन पॉइंट क्या निकला कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या है वो आपका, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका डायमेंशन हो गया, यूनिट हो गया, और ये थर्ड लॉ को फॉलो करती है, न्यूटन के इस लॉ को फॉलो करती है। और ये सेंटर फोर्स है, ये आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आपके इंडिपेंडेंट है, चार्ज की किसी के शेप साइज इस सब पे डिपेंड नहीं करता ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। अब जो इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।